इंडियन पेरेंट्स का बेस्ट इन्वेस्टमेंट यही होता है कि बेटा बड़ा होके संभाल लेगा। तो इस चीज पे आपके क्या थॉट्स हैं? अब यही चीज यदि शादी होने के बाद बच्चा स्टेबल हो जाता, मैच्योर हो जाता और 31 साल में यदि ये जिम्मेदारी दी जाती, 6 साल पिताजी साथ में बैठ के काम करवा लेते हैं, तो ये सिचुएशन है कि सोशल मीडिया कंफ्यूज करता है या फिर गाइड करता है हमें? हम फाइनेंस में इतना घुस चुके हैं कि हम हमारी एज को ही भूल चुके हैं। वो जेंजीज हैं, उनको मेहनत कर रहे हैं वो, तो उनको खर्च करने का भी अधिकार है। उनको खर्च करने का अधिकार उनसे मत छीनो। 3-4 साल 5 साल उनकी इच्छाएं पूरी करने दो, उनको घूमने दो, उनको दुनिया देखने दो, उनको लोगों से बात करने दो। मिडिल क्लास लोग अपने बच्चों के लिए करके जाना चाहते हैं फाइनेंस के तरीके से कि पैसे इतने रख दूं कि उनका जीवन कट जाए या चल जाए। तो जिन पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बच्चा आगे का पूरा पैसा संभाल लेगा, उन पेरेंट्स को ये भी इंश्योर करना है कि मेरे बच्चे में वो समझ आ गई है कि वो कुछ भी हो, फायदा नहीं करेगा कोई बात नहीं, लेकिन नुकसान नहीं करेगा और मेरी पूंजी को बचा के रखे। अमीर और अमीर होते जाते हैं, गरीब और गरीब होते जाते हैं। तो अमीर लोग पैसों को किस तरह से देखते हैं और गरीब की मेंटालिटी क्या होती है पैसों को लेकर? फाइनेंशियल लिटरेसी में फिर पहला जो आपका चैप्टर आता है वो आता है अर्निंग, कमाओ। तो पहला काम क्या है? कमाओ। तो फाइनेंशियल लिटरेसी प्लस जो पैसा कमाया हुआ है, इसके बीच का जो डिसीजन मेकिंग निकल के आता है, वो डिसीजन मेकिंग अल्टीमेटली आपको फाइनेंशियल सिक्योर और फाइनेंशियल फ्रीडम करता है। फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंशियल फ्रीडम एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो हम डिसीजन के बारे में बात करें कि होता क्या है फाइनेंशियल डिसीजन? ज्यादा कमाने, ज्यादा एक्सपेक्टेशन के चक्कर में हम अपने आप को नुकसान में ले जाते हैं। और वो नुकसान अभी आज की तारीख में शेयर मार्केट, मुझे ऐसा लगता है, जहाँ से लालच की वजह से, हंगर है, पैसा कमाना एक हंगर है, तो लालच की वजह से आप कुछ ऐसे गलत डिसीजन ले लेते हो जहाँ पर इन्वेस्टमेंट छोड़ो, आपकी जो पूंजी है वो भी बर्बाद हो जाती है। हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। तो आज हमारे साथ सीए प्रणेश जैन है। सीए सुनते ही हमारे माइंड में पैसे की बात आती है, तो यस, आज हम पैसे के बारे में बात करने वाले हैं। पैसा ही पैसे को अट्रैक्ट करता है, ये तो हम जानते हैं। तो आज हम समझने वाले हैं कि कैसे अट्रैक्ट करता है, कैसे कमाना है, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है, लिटरेसी क्या है और सिक्योरिटी क्या है। तो चलिए मिलते हैं आज के हमारे गेस्ट से, सीए प्रणेश जी। वेलकम। थैंक यू मैम। कैसे हो आप? एकदम बढ़िया। तो आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल लिटरेसी की। तो फाइनेंशियल लिटरेसी होता क्या है एक्चुअली में? फाइनेंशियल लिटरेसी की यदि मैं बात करता हूँ तो फाइनेंशियल लिटरेसी ना, देखिए बहुत सारी चीजें हैं इसमें। जैसा आपने बोला, मेरे को बहुत अच्छा वर्ड लगा, पैसे का विज्ञान, है ना। तो इट्स अ साइंस। कैसे साइंस है वो बताते हैं। पैसा और फाइनेंशियल लिटरेसी दोनों को जब मर्ज करते हैं तो निकल के आता है फाइनेंशियल डिसीजन। ठीक है, देखो, सीख के भी क्या कर लोगे? एजुकेशन मिल गई, है ना। 10th तक आप पढ़े, 11th करा, 12th करा, आपने सब पढ़ा, एजुकेशन है, सीख ली, क्या काम आया? काम क्या आया? प्रैक्टिकल एक्सपोजर। वो कब आया? जब आपने काम शुरू करा, फील्ड में उतरे, है ना। तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा? पैसा बनाना पड़ेगा। अब पैसा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कमाना पड़ेगा। अब चलो कमा लिया, अब कमा के क्या करें? अकाउंट में रखे। तो वो जो पैसा जो पड़ा हुआ है ना अकाउंट में, समझ नहीं आ रहा है क्या करें, तो उसके लिए होती है फाइनेंशियल लिटरेसी, एजुकेशन। जब पैसा और एजुकेशन दोनों का विज्ञान मिलता है तो निकल के आती है डिसीजन मेकिंग। और वो जो डिसीजन मेकिंग आती है, वो डिसीजन मेकिंग आपको लाइफ में एक नए आयाम पे ले जाती है, एक नया प्लेटफॉर्म, एक नया बेंचमार्क बनाती है आपके लिए लाइफ में। उसको बोलते हैं कि असली फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल फ्रीडम वहां से लेकर आती है। तो केवल फाइनेंशियल लिटरेसी पढ़ पढ़ के किसी का कोई भला नहीं हुआ, है ना। अपन बोलते हैं ना कि बड़ा होके क्या बनना चाहता है, तो सब क्या बोलते हैं? डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, पायलट बनना चाहते हैं, है ना। कुछ होते हैं मेरे जैसे जो बोलते हैं सीए बनना चाहते हैं, बहुत कम होते हैं, ठीक है ना। तो सब ये बोलते हैं। किसी को ये बोलते हो सुना कि पैसे वाला बनना चाहता हूँ, अमीर बनना चाहते हैं। इट डजंट मैटर आप किस प्रोफेशन में हो, आप किस बिजनेस में हो, आपको क्या कमाना है। एट द एंड यदि आप देखोगे तो सुई, जो घड़ी की सुई है, वो एक ही जगह जाके रुकेगी, कि अल्टीमेटली आपका उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना, ठीक है।
अब पैसा कमा लिया साहब, क्या करें? तो फिर आता है यहाँ पर फाइनेंशियल लिटरेसी का पार्ट कि भैया ये जो आपने कमाया हुआ पैसा है इसको कहाँ लगाओगे, कहाँ निवेश करोगे, कितना सेव करके रखना है, कितना इस पे रिटर्न मिल जाए, कितना कंपाउंडिंग लग जाए, है ना? तो तब जाके आप क्या बनोगे? पैसे वाले, अमीर। तो ये फाइनेंशियल लिटरेसी तब काम की है जब इसको कहीं अप्लाई करें। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं पढ़ के तो बहुत बैठे हैं लेकिन पैसा नहीं है हाथ में। अब यदि पैसा ही नहीं है तो भाई फिर क्या काम की फाइनेंशियल लिटरेसी? तो फाइनेंशियल लिटरेसी में फिर पहला जो आपका चैप्टर आता है वो आता है अर्निंग, कमाओ। तो पहला काम क्या है? कमाओ। तो फाइनेंशियल लिटरेसी प्लस जो पैसा कमाया हुआ है इसके बीच का जो डिसीजन मेकिंग निकल के आता है वो डिसीजन मेकिंग अल्टीमेटली आपको फाइनेंशियल सिक्योर और फाइनेंशियल फ्रीडम करता है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी हमारी लाइफ में एट द एंड अल्टीमेट गोल फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल सिक्योरिटी का होता है। तो इसलिए जरूरत होती है, सब यही बोलते हैं, मैं भी यही बोल रहा हूँ, ठीक है। बट धीरे से आके जब अभी आप डीप में जाएंगे तो समझ में आएगा कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी तक तो ठीक है बट फाइनेंशियल फ्रीडम का क्या इंपॉर्टेंस है और क्या फाइनेंशियल फ्रीडम जैसी टर्म एक्चुअली काम करती है या नहीं करती है। ठीक है, आपने मुझे 3 टर्म दिया, फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंशियल फ्रीडम एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो हम डिसीजन के बारे में बात करते हैं पहले कि होता क्या है फाइनेंशियल डिसीजन। ओके, सो फाइनेंशियल डिसीजन क्या होता है? जब आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ते हो तो उसके लिए आपको फाइनेंशियल डिसीजन लेने पड़ते हैं। जब तक डिसीजन नहीं लोगे तब तक पैसा बढ़ेगा नहीं, है ना? तो 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा कमाना, फिर उसके बाद पैसे से पैसा कमाना। अभी आपने ही बोला था कि पैसे से पैसा कमाना, और पैसे से पैसा कमाते हैं तो उसको पैसा कमाना नहीं बोलते, उसको पैसा बनाना बोलते हैं। ओके, जैसे किसी की अर्निंग 1 लाख है, हाँ, तो वो क्या डिसीजन ले जो फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ एग्जैक्टली। तो सबसे पहला डिसीजन उसका क्या होता है? पहला डिसीजन होता है जो वो 1 लाख कमा रहा है उसके कितने खर्चे हैं, कितने जेन्युइन खर्चे हैं, कितने ऐसे खर्चे हैं जिसको वो इग्नोर कर सकता है और बचत कर सकता है। तो ये अर्निंग में से स्पेंडिंग माइनस होती है और वो सेविंग बनती है। अब ये जो सेविंग है ये जितनी ज्यादा करोगे, पहली चीज, उतनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट पे जाओगे। आजकल के जो यूथ है और आजकल के जो लोग हैं वो फाइनेंशियल ये इन्फ्लुएंसर के जो वीडियो हैं उसमें देख के वो लोग क्या करते हैं कि वो अर्निंग में से स्पेंडिंग माइनस करने के बाद जो सेविंग बचती है उससे इमरजेंसी फंड या सेविंग नहीं बनाते, उसको सीधा इन्वेस्टमेंट में लगा देते। तो ये पढ़ाई गलत हो गई। ओके, है ना? तो इमरजेंसी फंड भी मैंने बहुत बार सुना है बट आज सीए से पहली बार हम जानेंगे कि एक्चुअल में इमरजेंसी फंड होता क्या है। इमरजेंसी फंड क्या होता है ये अब आपको समझ में आ जाएगा आने वाले 6 महीने में। अच्छा, है ना, कि इमरजेंसी फंड का क्या रोल रहता है। क्यों? उसका रीजन है, देखो अभी सिचुएशन आपको भी पता है कि हर तरफ से थोड़ा सा चल रहा है, माहौल ऐसे ही चल रहा है कि हमारे देश में आर्थिक रिसेशन मंदी जैसा आने वाली है। फील आ रहा है। अच्छा, फील क्या आ रहा है? वो तो गवर्नमेंट ने भी क्लियर कर दिया है, इनडायरेक्टली तो क्लियर कर ही दिया है कि आने वाला साल बहुत चुनौती वाला है। अब आप समझिए कि चुनौती वाला है तो आम आदमी के लिए, मैंने पहले भी बताया था कि आम आदमी के लिए जो सबसे बड़ा अभी प्रॉब्लम आ रहा है वो प्रॉब्लम क्या है कि उनको ये डर सता रहा है कि कल से ऐसा ना हो कि रिसेशन आए और रिसेशन में उनकी जॉब चली जाए। कहीं ऐसा ना हो कि उनका अप्रेजल तो छोड़ो, डी अप्रेजल हो जाए। सैलरी यदि 1 लाख की थी तो हो सकता है सैलरी 70,000 की रह जाए। ये डर अभी सता रहा है। और ये डर किसको सता रहा है? सबको नहीं सता रहा है। जिसके पास वो इमरजेंसी फंड नहीं है, जिसके पास 1 साल का इमरजेंसी फंड है, वो अभी एटलीस्ट ये आश्वस्त है कि मेरा 1 साल तक मेरे को टेंशन नहीं रहेगा। 1 साल की जितनी अर्निंग मेरे पास है, कल से कुछ भी हो गया तो भी मेरे पास 1 साल का 1 लाख इंटू 12 लाख रुपए मेरे पास रखा हुआ है सेफ फंड में, इमरजेंसी फंड मींस कैश और स्टॉक मार्केट और एनीथिंग? क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त। इमरजेंसी फंड का मतलब ऐसा जिसमें आपको रिटर्न का लालच ना हो, जो मिल रहा है भगवान की दया से बोनस समझ के रखना है। आरओई के बारे में बिल्कुल मत सोचना कि उस पर मैं ज्यादा कमा लूं। तो कहाँ होगा ये? एफडी में होगा। और कहाँ होगा? आरडी कर लिया आपने। और कहाँ होगा? थोड़ा बहुत कैश रख लिया। इसके अलावा म्यूचुअल फंड में भी लिक्विड फंड, जब जरूरत है 7 दिन 10 दिन 15 दिन में जरूरत पड़ी 15 दिन में निकल के आ जाए,
तो लिक्विड म्यूचुअल फंड्स हो गए। ये होता है इमरजेंसी फंड, और इमरजेंसी फंड को इन्वेस्ट नहीं किया जाता। लोगों का जनरल परसेप्शन होता है इमरजेंसी फंड मतलब गोल्ड, तो क्या गोल्ड इमरजेंसी फंड में आता है? गोल्ड एक असेट है, ओके। ठीक है। सेकंड थिंग, आपको भी पता है आपने कितनी बार गोल्ड खरीदा और उसमें से कितना बेच दिया? नहीं बेचा ना। जब तक इंसान ना, ये मतलब बड़ा ही जबरदस्त चीज है कि जब तक इंसान यहाँ तक नहीं भर जाए तब तक उनके घर वाले ना गोल्ड बेचने नहीं देंगे। समझ में आया? तो गोल्ड एक असेट है, गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट है। और कौन सा इन्वेस्टमेंट है? लॉन्ग टर्म। मैंने ये बोला, आदमी जब तक यहाँ नहीं भर जाए कि अब तो गोल्ड ही बचा है, इसके अलावा कुछ नहीं बचा है, तब गोल्ड जाएगा बिकने के लिए। तब तक के लिए गोल्ड क्या होता है? लॉन्ग टर्म। और लॉन्ग टर्म भी क्या, जबरदस्त लॉन्ग टर्म। दादी का किसके पास? मम्मी के पास। मम्मी का बेटी के पास। आप समझ रहे हो, या बेटे के पास, जो भी है। आप समझ रहे हो, पीढ़ी दर पीढ़ी सोना चला आ रहा है ना। इकट्ठा होता पहले 250 ग्राम था, तो 500 हो गया, 500 से 750 हो गया, 750 से 1 किलो हो गया। खैर अभी तो आप बहुत खुश लग रहे हो क्योंकि रेट भी बढ़ गए हैं, तो उससे खुशी है। लेकिन खुशी तो तब होगी ना जब हाथ में कैश आएगा। वो तो गोल्ड रखा हुआ है। तो जो चीज रखी हुई है, असेट, जैसे प्रॉपर्टी हो गई, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो ये लॉन्ग टर्म है। तो इमरजेंसी फंड ये नहीं हुआ, ये तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अब बात करते हैं इमरजेंसी फंड। तो इमरजेंसी फंड कभी भी इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में नहीं आता। मैक्सिमम जो यूट्यूब पे आपको पढ़ाया जाता है उसमें हर चीज को इन्वेस्टमेंट बोल दिया जाता है, बट ऐसा नहीं है। इमरजेंसी फंड, पहली चीज, आरओई की आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए कि आरओआई कितना मिलेगा, मतलब उसमें से कितना रिटर्न मिलेगा। दूसरी चीज, वो लिक्विड होना चाहिए। तीसरी चीज, वो रिस्क फ्री होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि एफडी भी तो रिस्क फ्री है। एफडी रिस्क फ्री है, लेकिन एक लेवल तक। एफडी आप किस जगह करा रहे हो वो डिसाइड करता है कि आप रिस्क में हो या नहीं। एफडी एनबीएफसी में भी होती है। एनबीएफसी का मतलब समझते हो? नहीं। बीच में एक स्कीम निकली थी, फ्यूचर ग्रुप का नाम सुना है? बिग बाजार जो कोलैप्स हो गया है ना। बिग बाजार की एक स्कीम आई थी। उन्होंने बोला कि आप हमको 20,000, 25,000, 30,000 रुपए दो। 30,000 रुपए आप हमारे यहाँ रखो, 1 साल का हम ब्याज देंगे 14%। ओके। या 13%, शायद उस समय 12% आई होगी, आई थिंक। अब जिन लोगों ने वहां दिया था उनका क्या हाल होगा? कोलैप्स हो गया। ऐसे ही एनबीएफसीज होती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जैसे बैंक होता है वैसे आरबीआई एनबीएफसी को भी लाइसेंस देता है कि वो क्या कर सकता है, वो लोन दे सकता है। तो जो लोन दे रहा है तो उसको कहीं से तो लेना पड़ेगा पैसा। तो वो क्या करता है, वो आपसे डिपॉजिट लेता है और उस डिपॉजिट पे एफडी से ज्यादा इंटरेस्ट देता है जो बैंक देती है। तो बैंक यदि 6 या 7% दे रही है तो वो 9 से 10% देता है, और वो आगे लोन भी 14%, 15% में देते हैं। समझ में आया? अब एफडी, सब एफडी बोलेंगे। अब आपने सुन लिया कि एफडी है, आपने बैंक की जगह उन्होंने बोला एफडी में ब्याज 9%, 10% मिल रहा है, आपने उस लालच में डाल दिया। एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, केस हुआ था। ठीक है। आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी का नॉर्मल एफडी का ब्याज था कितना? 8%। उस समय आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी 10-11% तक ब्याज देती थी। मेरा एक पड़ोसी है, उसने आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी में 30 लाख रुपए की एफडी करी। बाद में ये लिटिगेशन लगा कि वो अपने आदर्श जो कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो अपने फंड को डाइल्यूट कर रहे हैं और वो जो नॉर्म्स है आरबीआई के उनको पूरा नहीं कर रहे हैं, और वो फंड को डाइल्यूट करके अपने दूसरे रियल एस्टेट बिजनेस में लगा रहे हैं जो कि इलीगल है। और उसकी वजह से आदर्श ग्रुप पे बहुत सारी कार्रवाई हुई। और इन सब में क्या हुआ, जिन लोगों ने ज्यादा ब्याज के चक्कर में पैसा डाला था उनकी पूंजी भी खत्म हो गई। जैसे कि जिन्होंने 30 लाख की एफडी करी, जीरो, मिली नहीं आज तक मिली नहीं, खत्म। तो यहाँ फाइनेंशियल डिसीजन काम आता है। तो यहाँ फाइनेंशियल डिसीजन, ये नहीं समझोगे एफडी मतलब एफडी, तो आपको लगा कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव बैंक है, ये है। आदर्श कोऑपरेटिव बैंक नहीं था, वो सोसाइटी थी, है ना। तो ये आपको डिसीजन लेना कि एनबीएफसी में करना, बैंक में करना। अब बात आती है बैंक की, तो बैंक में भी भाई साहब, यदि बैंक में कुछ गड़बड़ हो गया तो 5 लाख रुपए तक की ही सुरक्षा है।
मतलब हम तो मान के बैठे हैं कि एफडी करेंगे तो बैंक में कर लेंगे, बैंक मतलब कोई भी बैंक। हाँ, तो अब एफडी करने के लिए सोचो, अब यदि फाइनेंशियल डिसीजन होगा तो मेरे जैसा समझदार व्यक्ति एफडी कराएगा 5 लाख रुपए तक की एक बैंक में, एक बैंक अकाउंट और खुलाऊंगा, उसमें 5 लाख और कराऊंगा। और यदि मेरे पास यस, और मेरे पास इमरजेंसी फंड मुझे 25 लाख रखना है तो मैं 5 दो जगह कराया, बचा हुआ पैसा मैं पोस्ट ऑफिस में रख दूंगा। क्योंकि पोस्ट ऑफिस में आप कितना भी पैसा एफडी कराओ, आपका पैसा सुरक्षित है, पूरा का पूरा पैसा मिलेगा, 1 रुपया भी आपका नहीं जाएगा। गवर्नमेंट से ये गारंटी आपको रहेगी। मतलब कि अगर हमने बैंक में करा तो वहाँ पे 5 लाख ही मिल सकता है। अगर बैंक में कुछ मिस हैपनिंग होती है, कुछ भी हो रहा है, और अगर हम पोस्ट ऑफिस में जा रहे हैं तो पूरा पैसा मिल रहा है। आप 1 करोड़ करा दो, आपको पूरी सेफ्टी है, सरकार देगी आपको पैसा। यदि डूब गया, कुल से कुछ भी हो गया तो गवर्नमेंट देगी। अब ये कब होगा? जब सारा समझ में आएगा। ये डिसीजन तब ले पाओगे जब फाइनेंशियली लिटरेट होंगे। ठीक है, तो फाइनेंशियल डिसीजन फर्स्ट पे रखा, डिसीजन लोगे तभी सिक्योरिटी आएगी, नहीं तो सिक्योरिटी हैम्पर कर जाओगे। और सिक्योरिटी आ गई उसके बाद काम करो आप फाइनेंशियल फ्रीडम पे। मतलब कि जब जो इच्छा हो आप भविष्य में जाके, क्योंकि देखो जब आप 27-28 साल के हो तब आपकी एनर्जी बहुत अच्छी। एक और क्वेश्चन है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मतलब क्या? हमने एफडी कर लिया, उससे हम सिक्योर हो गए? हाँ, अब ये इमरजेंसी फंड है। हाँ, अब आप समझो कि 1 साल तक आपको ये रिसेशन चला और 1 साल और चला, ये मान के चलते हैं। अब 1 साल में जिस बंदे के पास ये पैसा था उसकी जॉब चली गई, तो खर्चा कहाँ करेगा? खाना पीना उसका कहाँ से होगा? यहाँ से हो जाएगा, तो ये यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अब मुद्दा आता है कि यदि ये खत्म हो गया तो क्या करेंगे? तो 1 साल जो मंदी का है उसमें क्या वो बंदा कुछ भी काम नहीं करेगा? कुछ तो करेगा भाई, उसको भी तो टेंशन होगा। तो आपको वो 1 साल के लिए करना है। 1 साल में उसको इतना, जिस दिन ये होता है ना जॉब छूटती है, उसके अगले महीने से टेंशन चालू हो जाती है, और अगले महीने से हाथ पैर मारना चालू कर देता है बंदा। और 1-2 महीने में कहीं ना कहीं जॉब लग जाती, नहीं तो खुद से काम चालू कर देता है, कुछ ना कुछ करता है। और ये नहीं होगा तो घर में कोई बिजनेस चालू कर देंगे। आप समझ रहे हो? तो कोई 1 साल तक घर में बैठा रहेगा और ये सोचेगा कि मेरे को जॉब मिलेगी तब तक मैं घर में बैठा हूँ, तो नॉट पॉसिबल। तो जब ये सर्वाइवल एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि जब आदमी के सर्वाइवल पे आता है ना तो वो तेजी से भागता है, और जो सर्वाइवल के लिए लड़ता है वो फाइनेंशियल फ्रीडम भी जल्दी करता है। ये भी एक पॉइंट है। ये कहीं नहीं सुना होगा कि सर्वाइवल के लिए लड़ने वाला बंदा सबसे जल्दी फाइनेंशियल फ्री होता है। पता है क्यों? क्योंकि वो जिस स्पीड से भाग रहा है उसके कमाने की स्पीड भी बहुत तेज है। उसकी कमाने की स्पीड तेज है तो फिर वो सब पीछे छोड़ देता है। इन्फ्लेशन को पीछे छोड़ देता है, आरओआई को पीछे छोड़ देता है, इन्वेस्टमेंट को पीछे छोड़ देता है, क्योंकि उसकी कमाने की स्पीड ही इतनी है। तो लड़ो तो सर्वाइवल के लिए, है ना। फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए तो डेफिनेटली ये तो आपकी सिक्योरिटी है। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए ये आपके लिए कि जीवन में आप फाइनेंशियली फ्री होने का मतलब ये हो गया कि आप जब चाहो तब आप कुछ भी खरीद सको, आपकी इच्छा से आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सको, आपको स्ट्रेस ना हो कि मेरे को पैसा कमाना है, अरे पैसा ख़त्म हो रहा है, ये स्ट्रेस ना हो, उसको जनरली फाइनेंशियल फ्रीडम बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब काम छोड़ देना। जब तक आपके हाथ पैर चल रहे हैं, जब तक आप जीवित हो, जब तक आपका दिमाग चल रहा है, जब तक आपके पास कुछ करने को है, तब तक आप करते रहो। एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा कमाने का, लेकिन पैसा आ रहा है तो किसको बुरा लगता है? आती हुई लक्ष्मी किसको बुरी लगती है ना। तो ये चीज मुझे लगता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि काम उस दिन से करना बंद कर देंगे, वो कभी नहीं होगा। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है इसके बाद आप पैसे को लेके नहीं सोचोगे, पैसे को दिमाग में अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाओगे। ठीक है, इसके बाद आप काम करोगे लेकिन अपने शौक के लिए, अपना समय बिताने के लिए, अपने जो है नेटवर्क बढ़ाने के लिए, लोगों से मिलने जुलने के लिए, इसके लिए आप काम करोगे। और इमरजेंसी फंड जो हम रखते हैं वो हमें 1 साल का टाइम देता है कि हम उस चीज से रिकवर कर सकें और अपने आप को ग्रो कर सकें, ताकि बैठ जाए। यस। ठीक है, तभी तो आपको सर्वाइवल के लिए कब लड़ोगे? जब आपको पता है कि मेरे पास 1 ही साल का पेट्रोल बचा है भैया, घर में 1 ही साल का पैसा बचा है, अब तो लड़ना ही पड़ेगा। नहीं लड़ेंगे तो क्या करेंगे? बच्चों को कैसे खिलाएंगे, है ना। हमारी जरूरतें कैसे पूरी करेंगे? जो बेसिक नीड्स हैं वो कैसे जरूरत पूरी करेंगे?
हम तो एक और बात बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि अमीर और अमीर होते जाते हैं, गरीब और गरीब होते जाते हैं। तो अमीर लोग पैसों को किस तरह से देखते हैं और गरीब की मेंटालिटी क्या होती है पैसों को लेके? देखो गरीब ना, आ, मेरे को ऐसा लगता है कि गरीब केवल आज का सोचता है हम्म कि आज का दिन निकल जाए, है ना। आपने देखा होगा दिहाड़ी मजदूर मजदूरी करते हैं, है ना। और वो क्या करते हैं कि वो आज का हो गया, खुश हो जाते हैं, और खुश होके वो क्या करते हैं, आप देखोगे तो वो सबसे ज्यादा खुशी गरीब है ना, क्योंकि उसको आज की चिंता है केवल, ठीक है। और जितना अमीर है उसको फ्यूचर की भी चिंता है, और फ्यूचर की चिंता होगी तो दो चीजें बहुत ज्यादा सफर हो जाती है। आपने देखा होगा गरीब लोगों की बीमार नहीं होते, उनकी हेल्थ खराब नहीं होती, ठीक है ना, स्ट्रेस में नहीं रहते, स्ट्रेस नहीं रहते, क्योंकि उनको पता है अगले दिन भैया फिर अगले दिन कमाने फिर से निकलना कमाना है। है, ठीक है, और फिर से चीजें करनी है। हाँ, बट अमीर लोगों को बहुत चिंता होती है, मेरे पैसे का क्या होगा, मेरा पैसा सही तो है। और जिसके पास इलीगल पैसा हो उसको तो और ज्यादा टेंशन है कि कल तो डिपार्टमेंट नहीं आ जाए भैया, है ना, सर्च नहीं हो जाए, सर्वे नहीं हो जाए, रेड नहीं हो जाए। तो जितना ज्यादा टेंशन लोगे, जितना ज्यादा पैसे कमाने की चिंता रहेगी, उतना ज्यादा पैसा अमीर तो बनोगे, ठीक है, क्योंकि आप कर रहे हो, ठीक है, अमीर तो बनोगे, लेकिन साथ में चिंता भी रहेगी, साथ में शरीर का टेंशन भी। अच्छा ये पैसा आ गया तो इसको कहाँ लगाना है, तो परेशानी रहेगी, ठीक पर है। ये तो अच्छी तो बात है ना, जिस चीज के लिए काम नहीं कर तो रहे हैं, सोच रहे हैं, वो आ रहा है। नहीं, ये बात सही है, लेकिन मैंने अगेन बोला कि आप अमीर ऐसे बनो कि सर्वाइवल के लिए लड़ो। मेरा एक ही पॉइंट है कि आप सर्वाइवल के लिए लड़ो। जब एक बार अमीर बन जाओ तो फिर पैसे के बारे में सोचना छोड़ दो, ठीक है। अमीर आदमी पैसे के बारे में छोड़ दे और उसको जिससे खुशी मिलती है वो करे, तो मुझे लगता है कि चीजें चेंज हो जाएगी। बट जनरली कोई करता नहीं है ना। आप भी यदि अच्छा खासा पैसा कमा लोगे उसके बाद भी आप में अंदर भूख रहेगी। जैसे अंबानियों को हम देखते यस हैं, यस यस, वो हमेशा एक नए प्रोजेक्ट के साथ आते हैं। यार देखो उनका विजन अलग है, आप उनको अमीर मत बोलो, वो कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। दूसरी चीज, आप उसको ऐसे मत देखो, उनका सेटिस्फेक्शन करोड़ों लोगों को जॉब देने में है। आज न जाने कितने लोग, यदि रिलायंस नहीं होती तो न जाने कितने लोग बेरोजगार होते, ठीक है। रिलायंस ने न जाने कितने लोगों को जॉब दिया है, रिलायंस ने कंट्री की इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करा है ना। हम नए युग की तरफ बढ़े हैं तो रिलायंस की वजह से। आपको ऐसा लगेगा रिलायंस की बड़ी तारीफ कर रहे हो, यार तारीफ करने लायक हैं लोग, है ना। उन्होंने केवल पैसा बनाया नहीं है, उन्होंने काफी लोगों को बनाया है ना। उन्होंने इंडिया के सामने विजन खड़ा करा है। आज यदि छोटे से छोटे बच्चे से पूछोगे कि भैया अंबानी जी को जानते हो, तो कोई मना नहीं करेगा। आज बड़े से बड़े या छोटे से छोटे किसी भी पर्सन से पूछोगे कि आप अंबानी जी को जानते हो, कोई मना करेगा। ये किया है। जब 22 साल का लड़का बिजनेस करने की सोचता है तो उसके पहले दिमाग में जो उसका एक एक्सपेक्टेशन आता है और उससे पूछा जाता है कि क्या करना चाहते हो, तो वो क्या बोलता है, मैं अंबानी बनना चाहता हूँ। उन्होंने ये दिया है, उन्होंने लोगों को सोचने के लिए एक विजन दिया है, उन्होंने लोगों को बढ़ाने के लिए एक हिम्मत दी है, और उन्होंने लोगों के लिए एक मोटिवेशन दिया है और एक बेंचमार्क क्रिएट किया हुआ है कि जब मैं कर सकता हूं, धीरू भाई अंबानी की बात, जब मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते। और मुकेश अंबानी जी की बात कि जब मेरे पापा के पैसे को मैं इतना गुना बढ़ा सकता हूं तो आप अपने पापा के पैसे को कितना गुना बढ़ा सकते हैं। आप समझ रहे हैं, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इकोनॉमी पे। हम ऐसे मजे मजे में बोल देते हैं अरे इनको क्या फर्क पड़ता है, ये तो बड़े अमीर लोग हैं। नहीं, आज भी मुकेश सर बोलना पड़ेगा क्योंकि रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है मेरे मन में भी। आज भी मुकेश सर शायद पहले जितना काम नहीं करते हैं ना उससे ज़्यादा आज मेहनत करते हैं। और हम सोचते हैं कि ये मेहनत क्यों कर रहे हैं, ये तो फ्री हैं सब तरफ से ना। उनका विजन अलग है, थॉट प्रोसेस अलग है, ठीक है। वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, वो देश को, कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मुझे लग रहा होगा कि आपकी जो मेरे बात है शायद किसी पॉडकास्ट चैनल पे इस तरह की बात या ये सब चीज़ें वीडियो में सुनने में नहीं आ रहा होगा, बट एक्चुअली हम लोग ना
क्लाइंट के बीच में रहते हैं, हम उन सब लोगों के बीच में रहते हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, हम वो उन लोगों के बीच में रहते हैं जिनको बहुत सारे डाउट आते हैं, जो हमसे पूछते हैं, जिनको हम सॉल्यूशन देते हैं, उनकी परेशानियां सुनते हैं, उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं, हम उन लोगों के बीच में रहते हैं। इसलिए हमें ये चीज़ समझ में आती है। न जाने कितने रिलायंस इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे बंदे जिनका मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, है ना। अब वो जो रिटर्न में फाइल कर रहा हूँ तो उनकी ग्रोथ मुझे दिख रही है, उस पैसे से तो उन्होंने क्या क्या कर लिया, आज वो फाइनेंशियल फ्रीडम हो गए। है ना, कि रिलायंस में जॉब करते थे, 25-30 साल की जॉब हुई, अब वो फाइनेंशियल फ्रीडम हो गए। अब आप सोचो कि क्या बदलाव है। तो हम उस ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, जहाँ ग्राउंड लेवल पे हम रेगुलर लोगों से कनेक्ट होते हैं, रेगुलर चर्चा करते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा आदमी हो, बड़े से बड़ा आदमी। तो हमें उस चीज का थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहता है। तो हम फाइनेंशियल लिटरेसी जो है ना, बड़ों को लेके बात करते हैं, हमारे एज के लिए बात करते हैं। मैं तो बिल्कुल बेसिक पे जाती हूँ। जो बच्चा 4 साल 5 साल का है, खिलौने की जिद करता है, उनके लिए भी क्या कोई फाइनेंशियल लिटरेसी होती है, पेरेंट जो समझ सके और बच्चों को समझा सके? अभी तक पहली बार ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे पूछा गया है, मतलब इवन मेरे किसी क्लाइंट ने भी आके ये नहीं पूछा है, ठीक है। बट मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल भी दूंगा जो मैंने किसी क्लाइंट के लिए करवाया था, वो भी दूंगा, ठीक है। पहले मैं बताता हूँ कि जी हाँ बिल्कुल 3 साल 4 साल के बच्चे के लिए भी फाइनेंशियल लिटरेसी होती है। जानकर आपको थोड़ा सा आश्चर्य लगेगा, ठीक है। पहली चीज, आपने देखा है कि बचपन में दुकान खेलते थे मम्मी पापा के साथ में या भाई बहनों के साथ में, और वहाँ क्या करते थे, कुछ कागज होते थे और कागज पे लिखते थे 100 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट। और फिर क्या होता था, सारे बच्चों में एक बच्चा बन जाता था क्या, दुकानदार, और बाकी क्या बन जाते थे, कस्टमर। ये खेल है, बच्चों के लिए ये खेल है, लेकिन हमारे लिए बच्चों को सिखाया हुआ एक फाइनेंशियल लिटरेसी का पार्ट है, पहला स्टेप है। अब तो और अच्छा अपग्रेड हो गया, वो चिल्ड्रन बैंक के नोट आ गए आजकल, तो लिया है मैंने मेरे बेटे के लिए। यस, तो 5 रुपए से लेके 500 रुपए तक के नोट सारे लेकर आओ, और उनके साथ में दुकानदार देखो, शाम को घर जाने के बाद आप भी स्क्रॉल करते हो, बच्चा भी स्क्रॉल करता है। बच्चा जो है मोबाइल इतना देखने लग गया है कि बच्चों का जो माइंडसेट है, बच्चों का जो दिमाग है, खुलना बंद हो गया, ठीक है ना। दिमाग तब खुलेगा जब आप 1-to-1 उसके साथ में कुछ एक्टिविटी करोगे। तो फाइनेंशियल लिटरेसी एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है जिसमें आप बच्चों को नोट दो और बच्चों को ये सिखाओ कि ये 5 का है, ये 500 का है, ये 200 का है, ये 100 का है, ये 50 का है, और उनके साथ दुकानदार खोल लो। अब जैसे फॉर एग्जांपल उनको आपने बोला कि चलो मैं आपके यहाँ पे सामान खरीदने आ रही हूँ, मैंने 200 रुपीज़ दिए, आपका सामान था 100 रुपीज़ का, मेरे को वापस कितना मिलेगा? बच्चे को मैथमेटिक्स तो सीखने को मिलेगा, बच्चे को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी समझ में आएगा, ठीक है। दूसरी चीज, वो तोलने की मशीन होती है, वेट मशीन, है ना, आप अपने यहाँ मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन लेकर आओ, आप उसको बोलो कि एक काम करो, मैं आपको एक डब्बा देती हूँ दाल का, ठीक है, आप इसमें से 500 ग्राम मुझे वेट करके दे दो, और भाव क्या है, भाव है 100 रुपीज़, ठीक है। अब आप यदि 500 ग्राम उसको तोलते हो तो कितने रुपए का हुआ? बच्चा 50 रुपए, ये सीखेगा, तोलना आना चाहिए, ठीक है। अब एक और बड़ी समस्या आपको पता है, मैं बहुत सी बार कुछ सामान लेने जाता हूँ, मैं खुद जाता हूँ, बच्चे को भी लेके जाता हूँ, तो वहाँ पर दुकानदार सामान जब देता है तो बच्चे को सामान दिया, बच्चा पूछता है कि कितने रुपए, दुकानदार ने बोला कि 72 रुपए, तो बोलता है सर इंग्लिश में बताओ एक्चुअली ये, और दुकानदार ने बोल दिया 84, तो 84 देके आ जाएगा। तो उसको मैथमेटिक्स तो आ रही है बट उसको फाइनेंशियली उसको ये समझ नहीं आ रहा है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों का ज्ञान होना चाहिए फाइनेंस में, क्योंकि ऐसा नहीं कि हर बंदा वो इंटरेक्ट करेगा आपसे जिसको इंग्लिश ही आती है, ऐसे भी हैं जिनको हिंदी आती है। बहुत ही प्रैक्टिकल। और यदि किसी ने बेवकूफ बना दिया तो क्या होगा? फ्रॉड तो आजकल मामूली बात है, फाइनेंशियल फ्रॉड तो ये सब शिक्षा कब मिलेगी? ये बचपन में 4 साल से लेकर 8 साल 10 साल के बच्चे को मिलेगी। अब एक एग्जांपल और देता हूँ, बैंक जाना बंद हो गया अब तो, अब क्या होता है, सारा एप्लीकेशन से हो जाता है, और हमको भी ऐसा लगता है यार कौन 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर बैंक में जाएगा,
बच्चों को बैंक ले जाओ, उसको कैश डिपॉजिट कहाँ होता है ये सिखाओ, ओके। कहाँ से एटीएम से पैसा कैसे निकलता है, पिन मत बताना भाई, है ना, पिन नहीं दिखाना है ना, नहीं तो पता लगा कि एटीएम लगाया, पिन भी बता दिया, पता लगा पैसे गायब हो गए, है ना। तो पिन नहीं बताना है, बट उसको ये बताना है कि एटीएम लगा के पैसा यहाँ से निकलता है ना, डिपॉजिट कैसे होता है, चेक बुक क्या होती है, चेक कैसे भरा जाता है। बच्चों को प्रैक्टिस में रखना, अवेयर करना है। यस, बैंक ले जाओ, बैंक भी कोई चीज होती है। जब से ऑनलाइन बैंकिंग आई, बैंक जाना ही बंद कर दिया। मुझे याद है मेरे पापा बचपन में चेक बुक लेके मुझे बिठा देते थे और बोलते थे यस, कि सारा कुछ फीड करो, और मैं करती थी। तो आप मुझे मेरे बचपन में ले गए, तो मैं भी आपको आपके बचपन में लेके गए। हाँ। कि जब बचपन में हमारे पापा, हमारे दादा दादी सिखाते थे, तो आज हम पेरेंट्स उनको क्या दे रहे हैं, आज हम क्या शिक्षा दे रहे हैं उनको, स्क्रोलिंग, क्या शिक्षा दे रहे हैं, है ना। आप इंजीनियर बनाने वाले हैं, आप रोबोटिक्स सिखा रहे हो, आप उनको वोकेशनल ट्रेनिंग में हर चीज सिखा रहे हो, आप उनको स्विमिंग सिखा रहे हो, तो फाइनेंस क्यों नहीं सिखा रहे हो। अब आप बोलोगे हमको ही नहीं आता है, तो इसलिए तो सोशल मीडिया है, आप सीखो, इसलिए तो हम लोग हैं। एक्चुअली मेरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये तो बहुत छोटे बच्चों के लिए हो गया। हाँ। थोड़े बड़े जो स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में सब कुछ सिखाते हैं, थ्योरम वगैरह सीखते हैं। अच्छा, आप बड़े बच्चों पे आ गए हो। हाँ, थोड़े बड़े बच्चों पे पाइथागोरस थ्योरम सीख रहे हैं, अलजेब्रा सीख रहे हैं, सब कुछ। फाइनेंस नहीं सीखते हम बिल्कुल भी स्कूल में, तो कितना जरूरी है स्कूल में फाइनेंशियल लिटरेसी आना और जानना। मैडम पता है, फाइनेंस ना हमेशा से इग्नोर्ड रहा है, चाहे वो बिजनेस में भी हो, पैसा आ रहा है जा रहा है केवल ये पता है, लेकिन फाइनेंस को पूरी तरह से मैनेज करना ये इग्नोर्ड रहा है। जो बड़े बिजनेस हो गए उन्होंने फाइनेंस की तरफ ध्यान दिया, इसलिए बड़े हो। उनको ये पता था कि कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना बचा है, और मेरे आगे के खर्चे कैसे निकलेंगे, ये सब मैनेजमेंट का पार्ट होता है ना। जब बच्चे थोड़े से बड़े हैं, 10th 11th में आ गए हैं, तो पहली चीज देखो, स्कूल को डेफिनेटली स्कूल में ये एजुकेशन होनी चाहिए कि फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर हो, लेकिन अगेन 10th तक सब थ्योरेटिकल होता है। आप शिक्षा लेकर भी आ जाओगे तो बच्चा केवल पास करने की वजह से पढ़ेगा, और स्कूल में ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं और सब्जेक्ट है जहां पर बच्चों को तैयार करना होता है, बच्चों का बेस तैयार करना पड़ता है स्कूल वालों। तो स्कूल वाले थ्योरेटिकल जरूर पढ़ा देंगे, लेकिन उसका प्रैक्टिकल अप्रोच कौन सिखाएगा, समझ में आया। तो आप स्कूल में चाहे कितना भी पढ़ा दो, उसका कितना भी सब्जेक्ट भी आ जाए, लेकिन प्रैक्टिकली तो जीवन सिखाएगा आपको, जिंदगी सिखाती है, आपके माता पिता सिखाते हैं, है ना, आपके दादा दादी सिखाते हैं। तो जो प्रैक्टिकली सिखाना है उसका बर्डन आप स्कूल पे नहीं डाल सकते, प्रैक्टिकली तो आपको सिखाना पड़ेगा, ठीक है, हमको सिखाना हमें अपने पड़ेगा। फाइनेंशियल डिसीजंस में उनको इन्वॉल्व करना जी, पड़ेगा। इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उनको एक्टिव करना पड़ेगा, लेकिन सिक्योरिटी के साथ, कि ऐसा ना हो कि दिक्कत हो जाए, वो फाइनेंशियली इतना सीख जाए कि पता लगा कि फ्रॉडी हो गया, है ना, या कुछ गलतियां हो गई उनसे, तो आपको उसको भी ध्यान रखना है। तो आप उतना सिखाओ जो उसके लिए, उस उम्र के लिए जरूरी है, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है, समय समय पर। नहीं तो अभी मैं बताऊंगा कि ऐसे कुछ केस हुए हैं जहां पर समय से पहले पैसा पेरेंट्स ने हाथ में दे दिया, और गलत डिसीजन के वजह से वो पैसा बर्बाद हो गया। ओके। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ। तो एक केस आप बता दो, ऐसा कुछ केस ऐसा था कि 25 साल हुए, और 25 साल की एज में एक बच्चे को पैसा दिया कि तुम देखो, सारा देखो, वो बिजनेस बहुत अच्छा करने लग गया था। मतलब वो बच्चा 25 साल का था। 25 साल का था, ठीक है, और वो बिजनेस करने लग गया था, दुकान वगैरह सब संभालने लग गया था। अब दुकान पे जो पैसा आता था, पेरेंट्स को ऐसा था कि बहुत अच्छे से कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो ठीक है, तू ही चला। तो उनके फादर थोड़ा कम ध्यान देने लगे। अब बच्चे ने क्या करा कि बच्चे के दोस्त वगैरह थे, तो बच्चों उसको F&O सिखा दिया, और थोड़ा यूट्यूब से भी उसने समझ लिया। अब उसने क्या किया कि उसने उस पैसे को ज्यादा बनाने के लिए, और उसके एक्सपेक्टेशन, जो उसकी ख्वाहिशें थी, इच्छाएं थी, अब 25 साल में तो क्या होगा, इच्छाएं होंगी, है ना, तो उन इच्छाओं को पूरा कैसे करे। तो उसने बोला कि यार ये तो बिजनेस का पैसा है, तो अपन इसको नहीं करते हैं, लेकिन इस बिजनेस के पैसों को कहीं F&O में कहीं इन्वेस्ट करके, और वहां से जो एक्स्ट्रा पैसा कमाएंगे उससे मैं मेरी जरूरतें पूरी कर। बट हुआ क्या,
वो पैसा F&O में डूब गया। अब डूब गया, अब ये गड्ढा धीरे धीरे बड़ा होता गया, पता ही नहीं लगा। एक टाइम ऐसा हुआ जब फादर को लगा कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, तब उन्होंने बिठाया और पूछा, तो निकल के आया कि उसने उस साल में जहाँ बिजनेस संभाल रहा था, अच्छा बिजनेस कर रहा था, उस साल में अपना पीस ऑफ माइंड तो खोया, अपना डिप्रेशन में तो आया ही सही, टेंशन भी चल रही थी, लेकिन उसके साथ में उस बिजनेस में लगी हुई पूंजी में से 15 लाख रुपए गवा दिए और बाद में प्रॉमिस करा कि आज के बाद मैं नहीं करूँगा। अब यही चीज़ यदि शादी होने के बाद बच्चा स्टेबल हो जाता, मैच्योर हो जाता और 31 साल में यदि ये जिम्मेदारी दी जाती, 6 साल पिताजी साथ में बैठ के काम करवा लेते, तो ये सिचुएशन नहीं आती। चलो ठीक है, इस समय भी आ गई तो कोई बात नहीं, आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, तो आप पॉजिटिवली लेके आप उसको समझा के उसको वापस से सही रास्ते पर लेकर आ सकते हैं। तो पेरेंट्स की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपका बच्चा कोई ऐसी चीज तो नहीं कर रहा है जिससे आपकी हार्ड एंड मनी खत्म हो रही है, पूंजी खराब हो रही है। ये पेरेंट्स का भी ध्यान देने की जरूरत पड़ती है, समय समय पर सिखाने की जरूरत है। कहीं वो गलत संगति में पढ़ के गलत चीजें तो सीख रहा है जहां पर उसका पैसा बर्बाद हो रहा है ना। तो ये भी एक लेसन होता है। हमने बहुत सारी जिंदगी देखी मैडम, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फादर आते हैं जो हमको बोलते हैं, क्लाइंट है वो, तो वो बोलते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा ऐसा हो गया। बहुत सी बार हम बोल देते हैं बच्चे का रिटर्न आया और उसमें स्टॉक मार्केट में नुकसान आया, तो हम उनके जो क्लाइंट है मेरे, जिनका बेटे का रिटर्न में फाइल कर रहा हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई इसको देखना, ये नुकसान कर रहा है तो थोड़ा समझ लो कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, तो पता लगा आपकी पूंजी खत्म हो गई। तो हम 360 डिग्री अवेयर रहते हैं कि हमारी वजह से या हम देखते हुए भी यदि किसी का नुकसान हो रहा है तो हम ध्यान रखते हैं कि यार नुकसान नहीं हो, हम टाइम पे उसको सचेत करते हैं। ठीक है, तो हम जेन जी के एज में, जेन जी के बारे में बात अब करते हैं। जेन जी पे आ गए, जेन जी पे आ गए आप 4, मैं देख रहा हूँ आपको 3-4 साल से आप मतलब अभी 22-23 पर आप के बारे में बात कर लिया मैंने। एज ब्रैकेट को और पीछे लेके जाते हैं और उधर से कम करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 14 से 18 ईयर्स के हैं, जेन जी में है, ठीक है। वो लोग पैसा आते ही खर्च करने के लिए लगे रहते हैं, सेव करने का तरीका भूल गए हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, जो चीज़ चाहिए वो ले लिया। तो ये क्या सही है? अरे मैम करने दो ना, उनकी भी तो जिंदगी है। एक बात बताओ, आपकी पहली सैलरी आती और आप उस समय जेंजी होते हैं, आप क्या करते? खर्च करते। आपके लिए अच्छी ड्रेस लाते, दोस्तों को पार्टी देते, घूमने जाते, सब करते। तो फिर उनके लिए क्यों ये रिस्ट्रिक्शन? एक चीज होता है ना, जैसे हमने अभी डिस्कस करा, पता है हम फाइनेंस में इतना घुस चुके हैं कि हम हमारी एज को ही भूल चुके हैं। वो जेंजीज हैं, उनको मेहनत कर रहे हैं वो, तो उनको खर्च करने का भी अधिकार है। उनको खर्च करने का अधिकार उनसे मत छीनो। 3-4 साल 5 साल उनकी इच्छाएं पूरी करने दो, उनको घूमने दो, उनको दुनिया देखने दो, उनको लोगों से बात करने दो, है ना। उनको बचत मत सिखाओ। अभी 4-5 साल जब वो अच्छे से कर ले, जब उनका पेट भर जाए, जब उनको लाइफ में आगे जिम्मेदारियां दिखेगी ना, अपने आप बचत चालू हो जाएगी। आज क्यों उन पे प्रेशर डाल रहे हो, है ना। तो ये सभी माँ बाप के लिए भी है कि जिनके घर में जेंजीज है ना, पहली सैलरी आते उनको बचत का ज्ञान मत दो यार। उनके पास है ज्ञान, यहाँ तक आए ना, थोड़ा मैच्योरिटी आएगी, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, अपने आप पैसा बचा लेंगे। ठीक है, थोड़ा 3-4 साल 5 साल घूमने दो, खर्चा करने दो, अपनी ज़िंदगी जीने दो, है ना। क्योंकि सबने क्या, अभी इतना यूट्यूब पे इतने इन्फ्लुएंसर्स के इतने वो आ गए हैं वीडियो, कि अब वो वीडियो जेंजीज को भेजे जाते हैं माँ बाप के द्वारा। क्वेश्चन है मेरा, है ना, कि देखो भाई, मीडिया कंफ्यूज करता है या फिर गाइड करता है हमें? देखो, उसको सही तरीके से समझोगे और सही तरीके से अप्लाई करोगे और सही डिसीजन लोगे तो फिर सही है। लेकिन यदि उसको देखने के बाद भ्रमित हो जाओ कि 1,000 रुपए या 5,000 या 10,000 लगा के 1 लाख कैसे कमाए, तो न लाख कमा पाओगे न 10,000 बच पाएंगे। ये समस्या है ना। जेंजीज के साथ भी बहुत सारों के साथ हो रहा है कि वो ना, चूंकि कमा कम पा रहे हैं लेकिन उनके खर्चे और उनकी ख्वाहिशें ज़्यादा हैं, तो वो शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। और शॉर्टकट में हो क्या रहा है कि वो जितना कमा रहे हैं उसमें खर्च करने का जो बचत हो रही है उसको वो गलत तरीके से F&O या इस तरह के गलत तरीके से जा रहे हैं, शॉर्टकट अपना रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं।
तो भैया मेरा ऐसा बोलना है कि ऐसा ना करें, उसको प्रॉपर तरीके से यदि आप बचत कर रहे हैं तो आप सेविंग करो और उसके बाद इन्वेस्टमेंट पे जाओ। और ये बचत नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, खर्चा कर लो बट नुकसान मत करो। खर्चा कर लोगे सेटिस्फेक्शन आएगा कि मैंने ये भी घूम लिया, मैंने जम्मू कश्मीर घूम लिया, मैंने मनाली घूम लिया, अब मेरा साउथ बचा है, मुझे साउथ घूमना है। लेकिन आप ये कर रहे हो कि 10,000 जो बच रहे हैं उसको नुकसान करके एक कमरे में बैठ रहे हो और कमरे में बैठ के ये रिग्रेट कर रहे हो कि मुझसे ये क्या गलती हो गई, मैंने ऐसा क्या कर दिया, ये मुझे नहीं करना था। तो आप क्या कर रहे हो, स्ट्रेस ला रहे हो, मेंटल पीस, डिप्रेशन। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं और डिप्रेशन इस वजह से भी आ सकता है। तो यदि कोई आपके घर में कोई बच्चा जो कम बोल रहा है, जो पहले अच्छा बोलता था, जो हंसी खुशी बातें करता था, अब वो एक कोने में बैठा रहता है, गुमसुम रहता है, अपने काम से काम रखता है, पहले और अब में अंतर आ गया, तो उसके अंतर की वजह जानो। आप ये मत सोचो कि आपका बच्चा मैच्योर हो रहा है। मैच्योरिटी तो जिम्मेदारी के साथ आती है। तो आपका बच्चा यदि गुमसुम बैठा है तो इसकी वजह जानो, कहीं वो किसी डेट ट्रैप में तो नहीं फंस गया है, कभी किसी गलत आदत में तो नहीं फंस गया, किसी फाइनेंशियल गलती की वजह से अपना उसने पैसा लॉस तो नहीं कर दिया है। ये समझो, क्योंकि मैच्योरिटी तो समय पे ही आएगी। तो यदि ऐसी कुछ चीजें हैं तो समझो, अपने बच्चों को समय भी दो, ठीक है ना। सॉरी, मैं फाइनेंस से पर्सनल उसमें चला गया, नहीं, बट बहुत आपने अच्छी मुझे बात है, सारे ऑडियंस एंजॉय करेंगे इस चीज को। ठीक, जी। तो आपने बोला ना फाइनेंशियल गलती तो नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या गलती करते हैं ऐसे फाइनेंशियली जो एक सेटबैक आ जाता है या हमें सफर करना पड़ता है? ज्यादा कमाने, ज्यादा एक्सपेक्टेशन के चक्कर में हम अपने आप को नुकसान में ले जाते हैं। और वो नुकसान अभी आज की तारीख में शेयर मार्केट, मुझे ऐसा लगता है, जहाँ से लालच की वजह से, हंगर है, पैसा कमाना एक हंगर है, तो वो लालच की वजह से आप कुछ ऐसे गलत डिसीजन ले लेते हो जहाँ पर इन्वेस्टमेंट छोड़ो, आपकी जो पूंजी है वो भी बर्बाद हो जाती है। तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा कि इस तरह की यदि कोई गलती कर रहा है तो स्टॉप करें, अपने आप को पहले थोड़ा सा तैयार करें उस चीज़ के लिए। मना नहीं कर रहा हूँ, डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ कि शेयर मार्केट ना करें, करें, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह से देखें, है ना। बड़े बड़े दिग्गज है ना जो बने हैं, वो सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की वजह से बने, जिनके नाम आज आप जानते हो। राकेश झुनझुनवाला जी हैं, ऐसे बाहर भी, आउट ऑफ कंट्री भी बहुत सारे हैं इन्वेस्टर्स, उन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करा। तो आपको आपके अंदर शॉर्टकट की लत डालनी है या लॉन्ग टर्म से पैसा बनाना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और ये आपको मजबूत कौन बनाता है, ये सब जो फाइनेंशियल लिटरेसी है, फाइनेंशियल डिसीजन है, जो आपको एजुकेशन मिल रही है, जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ये सब आपको इस चीज के लिए तैयार करता है, ठीक है। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज लेकिंग है अभी, इस वजह से फाइनेंशियल लिटरेसी की आज भी कमी है। सर, तो आप आने वाले 10 सालों में क्या देखते हो, रियल स्टेट, गोल्ड या म्यूचुअल फंड क्या देता है हमें ज़्यादा सिक्योरिटी? हम अभी की बात सब तो कुछ छोड़ अपनी सकते हैं। जगह सही है यदि लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हो तो। पेशेंस यदि आप में है, पैसा आप कहीं निवेश करके भूलना जानते हो, तो सब कुछ सही है। पोर्टफोलियो मैनेज करो, हर तरह की एसेट आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, उसका परसेंटेज आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन 10 साल तक यदि आप एक एसेट को लेके बैठना सीख गए, ये सबसे बड़ी फाइनेंशियल लिटरेसी है। इससे बड़ी फाइनेंशियल लिटरेसी कुछ भी नहीं है कि 10 साल तक आप पैसा डाल के भूल गए और 10 साल बाद अरे यहाँ भी तो पैसा डाला था, इस प्रॉपर्टी का क्या हुआ, तब पता लगेगा यार 4 गुना बढ़ गई। ये फाइनेंशियल लिटरेसी, ये आपको आपके अंदर लाना पड़ेगा, ठीक है। डाल के भूल जाओ। तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? सब बेस्ट इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म के लिए, जो भी कर रहे हो सब बेस्ट है, ठीक है। सोचने का ही नहीं है, ये सोचने में दिमाग मत लगाओ, कमाने में दिमाग लगाओ। लोग इन्वेस्टमेंट में ज्यादा दिमाग लगाते हैं, है ना, पैसे को बढ़ाने में लगाते हैं। मैं बोलता हूँ उसको तो इन्वेस्टमेंट करके भूल जाओ, पैसा कमाने पे, नया पैसा कैसे बनेगा, नया पैसा कैसे कमाएंगे, उस पर दिमाग लगाओ ना यार। अभी इन्वेस्टमेंट की बात करी ना हमने इतनी सारी, तो माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, इंडियन पेरेंट्स का बेस्ट इन्वेस्टमेंट यही होता है कि बेटा बड़ा होके संभाल लेगा, तो इस चीज पे आपके क्या थॉट्स है? यार देखो, इसमें मेरे को बहुत जबरदस्त एक चीज याद आ रही है कि पुराना पैसा जो पुराने लोगों ने बनाया और कमाया, वो बड़ी मुश्किल से कमाया, ठीक है।
और आप यदि बोलोगे पुराना जो पैसा बना था उस यदि वो डूब जाए तो उसमें भी समय लगेगा। करंट सिचुएशन पता है क्या है? पैसा बनाना बहुत आसान हो गया, लेकिन उससे ज्यादा आसान पैसे को डुबोना हो गया। अच्छा एक बात बताइए, आपको क्या लगता है एक पर्सन 10 लाख रुपए कितने घंटे में फ्यूचर एंड ऑप्शन में डुबो सकता है? 1 घंटे में? 10 मिनट और उससे भी कम समय में, 5 मिनट के अंदर आप पूरे पैसे साफ कर सकते हो। ओके। अब 2 मिनट के लिए वापस से आता हूँ। एक पेरेंट जिसने 30 साल की मेहनत करी और 30 साल की मेहनत में उसने 2 करोड़ का फंड लिया, उसका एक बेटा जिसको गलत आदत पड़ गई और उस गलत आदत के चक्कर में जुआ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक गलत आदत के चक्कर में वो 2 करोड़ रुपए बर्बाद कर दे, कैसा लगेगा? तो जिन पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बच्चा आगे का पूरा पैसा संभाल लेगा, उन पेरेंट्स को ये भी इंश्योर करना है कि मेरे बच्चे में वो समझ आ गई है कि वो कुछ भी हो फायदा नहीं करेगा, कोई बात नहीं, लेकिन नुकसान नहीं करेगा और मेरी पूंजी को बचा के रखेगा। ये पेरेंट्स को देखना पड़ेगा और उसके बाद आप अपने पैसे को बच्चों को हैंड ओवर दो। ठीक है? बहुत बड़ी बात है ये, और मुझे नहीं लगता कि आज तक कोई यूट्यूब पे ये बात करने आया है ना? मेरा एक क्लाइंट है, वो क्लाइंट शेयर मार्केट में डील नहीं करता, अच्छा अमीर है, पैसे वाला है, वो शेयर मार्केट में डील नहीं करता, न उसके पास एक भी म्यूचुअल फंड है। हैरानी की बात, मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्यों? मतलब हम तो सीए हैं यार, तो हमारे पास तो सारे अकाउंट्स रहते हैं, पैसे का सारा हिसाब रहता है, तो मैं ऐसा क्यों, आपने ऐसा क्यों करा कि आपने एक भी शेयर नहीं लिया? जबकि आप बड़े जानकार हो, मुझे पता है, आपसे जब भी शेयर मार्केट की बात होती है आपके पास सारे स्टॉक की जानकारी होती है, किसमें क्या चल रहा है, म्यूचुअल फंड भी आपको पता है। आपने ऐसा नहीं, पहले आपने सब किया है, आपने पैसा भी कमाया, मैं तो काफी सालों से आपका सी हूं, अभी अचानक से ऐसा क्या हुआ कि बंद कर दिया? तो उन्होंने क्या पता है क्या बोला, मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है। मैं कहा तो क्या हो गया? मैं नहीं चाहता कि मरने के बाद मैं मेरे डीमेट में एक भी शेयर छोड़ के जाऊं। क्यों? क्योंकि उस शेयर को जब वो विड्रॉ करेगा उसको पता लगेगा कि मेरे पापा ने 100 रुपए में खरीदा था और मेरे पापा ने उसके 1000 करे, और वो उस चक्कर में यदि गलत लाइन पे चला गया तो मेरी बनाई हुई पूरी पूंजी भी खत्म कर सकता है। तो मैं ये चाहूंगा कि मेरा बच्चा सीखे, खुद से कमाए और खुद से शेयर में निवेश करे, चूंकि उसकी मेहनत का होगा, और मेहनत का होगा तो उसको जब नुकसान होगा तो उसको अंदर से फील होगा, अपने पिताजी का होगा ना तो वो फील नहीं होगा। तो यदि वो शेयर मार्केट में करता है कोई मना नहीं है, अपने पैसों को करे। हाँ, तो मैंने कहा फिर आपके जो पैसे हैं उस पर सब इन्फ्लेशन वगैरह और ये सब लग गया और ये सारी चीजें हो रही है, तो आपका पैसा तो बढ़ ही नहीं रहा है ना। बोले मुझे बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है ना, मैं तो फाइनेंशियल फ्री हो गया। अब बच्चे को फाइनेंशियल फ्री करके मैं क्या करूंगा? बच्चे को उसका एफर्ट तो डालने दो भाई। बच्चे को यदि 100 करोड़ पैतृक संपत्ति में मिल गया, बच्चा काम ही नहीं करेगा। लेकिन बच्चे के पास उतना पैसा है जिससे उसके पेरेंट्स का जीवन निकल सकता है, उसका नहीं निकल सकता, तो बच्चा एफर्ट मारेगा। वो एफर्ट मैंने भी मारे, वो एफर्ट हर उस बंदे ने मारे जिसके पास आज पैसा है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। अब बताओ ये बात कहाँ सीखने को मिलेगी? ये बात कहाँ मिलेगी? कहीं नहीं मिलेगी, किसी वीडियो में नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमने वो जिंदगी जी है, हमने उन क्लाइंट्स के साथ उनकी जिंदगी जी है, हमने उनकी बात को गौर से सुना है और उस पर एनालाइज करा है, तब जाके आज मैं वो बात कर पा रहा हूँ आपसे। ये मेंटालिटी का भी डिफर करता है ना। मिडिल क्लास लोग अपने बच्चों के लिए करके जाना चाहते हैं, हाँ, फाइनेंस के तरीके से कि पैसे इतने रख दूं कि उनका जीवन कट जाए या चल जाए, लेकिन वो उतना ही कर पाते हैं, हाँ, कि उसमें उनके बच्चों की जिंदगी नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत है। आज जो आपके बच्चों की आपने पढ़ाई कराई, यदि उसका 1 लाख रुपए साल का स्कूल फीस होगा, तो
तो आने वाले बच्चे के लिए वो ₹1,00,000 सफिशिएंट नहीं कि वो बच्चा जब बड़ा होगा तो उसके बच्चे की स्कूल फीस ₹1,00,000 नहीं होगी, उसकी 6,00,000 होगी। तो आज के पेरेंट्स आज के हिसाब से सोच के बचा के जा रहे हैं। जब वो उसकी जिंदगी में जो बच्चा आगे बढ़ के 26 साल 27 साल का या 30 साल का होगा या 35 साल का होगा, उस 35 साल में जब उसका बच्चा 4th क्लास में या 5th क्लास में पढ़ रहा होगा, तब यही फीस 6,00,000 की होगी। तो उसको एफर्ट मानने पड़ेंगे। तो यही है, रिच माइंडसेट है ना कि अमीर लोग अपने बच्चों को रेडी करते हैं और पुअर लोग ना उनके लिए थोड़ा बहुत फाइनेंस और प्राइस छोड़ के जाते हैं कि ये तो अपने बच्चों के लिए पैसा छोड़ो या ना छोड़ो, बच्चों को तैयार फाइनेंशियल एजुकेशन पूरी दो और फाइनेंशियली डिसीजन लेना आप सिखाओ और उनको तैयार करो कि भविष्य में जो पैसा बनाओगे और जो हम छोड़ के जा रहे हैं उसको कैसे बढ़ाना है। ठीक है। हालांकि आपको ऐसा लग रहा होगा बहुत सारी जगह मैंने नेगेटिव बात करी, हर जगह मैं एफएंडो को लेकर आया, हर जगह मैं कुछ ऐसी चीज लेकर आया जहाँ पैसा बर्बाद हुआ। तो यार अच्छा तो सभी सोचते हैं ना, थोड़ा वर्ष भी सोचना पड़ेगा। आप बहुत बड़ा असेट छोड़ के जा रहे हो अपने बच्चे के लिए, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि बच्चा उसको संभाल ले। सर एक क्वेश्चन है, जैसे वॉरेन बफे की बात अगर हम ना करें तो ये अलग ही हो जाएगा, इन्वेस्टिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, जैसे कि वो वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर में से एक है। अगर वो इंडिया में होते तो क्या होता? वो वॉरेन बफे ही नहीं होते। अच्छा क्यों नहीं होते ये नहीं पूछोगे आप? हाँ, क्यों नहीं होते सर? क्योंकि इंडिया में चल क्या रहा है भाई, इंडिया में चल ये रहा है कि आपको शॉर्टकट दिए जा रहे हैं। और शॉर्टकट कैसे? जल्दी पैसा कैसे बने, जल्दी फ्री कैसे हो फाइनेंशियली। और वॉरेन बफे क्या बोलते हैं? स्लो प्रोसेस। हाँ, स्लो के साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। समझ में आया? तो यदि वो इंडिया में होते तो वो इतना सोच नहीं पाते, वो इन सब में फंस के वो बड़े बिग इन्वेस्टर बिग बुल बन ही नहीं पाते, है ना। जिन्होंने भी बने हैं, राकेश झुनझुनवाला से लेके जितने भी बिग बुल बने हैं, वो क्यों बने? क्योंकि उनको इन्वेस्टिंग की ताकत पता है, उनको लॉन्ग टर्म की ताकत पता है, और तीसरी चीज उनको कंपाउंडिंग की पावर पता है। ये तीनों चीजें जिन्होंने समझ ली, और केवल समझना ही काफी नहीं है, समझ के इम्प्लीमेंट कर ली, एग्जीक्यूट कर ली, उसके बाद अपने लालच को थोड़ा सा रोक के रखा। ये सब अंदर की चीजें। लालच को रोकना मतलब लालच जल्दी से पैसा कमाना है। अच्छा। हंगर बहुत जल्दी बड़ा बनना है। यदि ये सब रोक के रखा, जो कि अंदर की चीजें हैं, ये सब रोक के रखा तो ही आप फाइनेंशियली बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं, तो ही आप अमीर बन सकते हैं। तो आज हमने ना हमेशा पैसे के बारे में बात की थी, पर ये एकदम ही हटके टॉपिक है, पैसा बचाना, अपने माँ बाप के पैसे को एक स्टेप लेके जाना बिना डुबाए। तो बहुत ही मज़ा आया सर आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। और मुझे भी बहुत मज़ा आया क्योंकि आपके जो क्वेश्चन थे ना बहुत हटके थे। ठीक है, तो और मुझे ऐसा लगता है ना, जितने भी जैसे आप वीडियोस वगैरह देखते हो तो उसमें क्या होता है, सब ऐसे लोगों की बात करते हैं जो कमा रहे हैं। आपने जो 3 साल बच्चा जो कुछ नहीं कर रहा, जिसका फ्यूचर का भी नहीं पता, आप जब वहां तक लेकर गए तो वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था, और लिटरली मुझे बहुत मजा आया क्योंकि क्वेश्चन बड़े हटके थे और आपने बहुत मेहनत करी अपने क्वेश्चंस पर। थैंक यू सो मच।